आज के शो में। रुपया मजीद गिरावट का शिकार, डॉलर 175 रुपए की हद भी अबूर कर गया। महंगाई का 70 साला रिकॉर्ड टूट गया। 3 सालों में खाने पीने की अशिया में दुगना इजाफा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज नाज़रीन, महंगाई के हवाले से हमने आज एक बार फिर हम ये कह के थक चुके हैं कि डॉलर जिस तरह बढ़ रहा है, इसका इम्पैक्ट जो आ रहा है, आपको मुख्तलिफ एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, हर तरह से आपको इस बात पर हमने समझाया कि किस तरह का इम्पैक्ट आता है। खुद वज़ीर साहब हमें जो इस पर कई बार बता चुके हैं, अपने पुराने बयानात में ये बात कई बार दोहरा चुके हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पिछले 3 साल के दौरान, यानी साल 2018 के अक्टूबर से लेकर साल 2021 के अक्टूबर के दौरान अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है वो इंतहाई दर्दनाक है। अगर आप कहें तो इसने मिडिल क्लास को तो ख़त्म करके रख दिया है। मिडिल क्लास वैसे भी जो सर्वेज आए हैं 42% से शायद स्क्वीज आउट होके 36% रह गई है, और आपकी लोअर मिडिल क्लास आपका लोअर तबका बिल्कुल उससे जैसे आप कहा जाए और अमीर होता जा रहा है ये। और गवर्नमेंट कहती है जी कि कुव्वत ख़रीद बढ़ी है, लेकिन ऐसा हमने आपको हकायक के साथ कई बार बताया कि ऐसा बिल्कुल गलत है, हकायक से बिल्कुल बरक्स है। अगर सिर्फ महंगाई का 3 साल का आपको जायजा लेकर बताएं तो इस 3 साल के अरसे के दौरान सबसे ज्यादा जो इजाफा हुआ है वो घी और तेल की कीमतों में हुआ है, जो तकरीबन 133% का इजाफा बनता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर इजाफा हम कह सकते हैं कि चीनी की कीमतों में हुआ है, जो तकरीबन 84% का इजाफा है। आज भी हमने देखा है कि एक्स जो फैक्ट्री प्राइस है, एक्स मिल प्राइस है चीनी की, उसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर आए तो तकरीबन आटे की कीमत, जो बेसिक बुनियादी अशिया है आटा, 52% इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत में 49% इजाफा हुआ। इसी तरह जो गाय और बकरी, मुर्गी का गोश्त है, तकरीबन इन तीनों के गोश्त में 60% का इजाफा 3 साल के दौरान हुआ है। यानी 3 साल पहले जो कीमत थी आज उससे 60% ज़्यादा कीमत है। इसी तरीके से दालें तकरीबन 76% महंगे हुई हैं। LPG का जो सिलेंडर है 51% महंगा हुआ है। दूध की कीमतों में, दूध बुनियादी अशिया 32% का इजाफा दूध की कीमतों में हो चुका है। और आगे अगर बढ़ें, बिजली के निर्ख, जो कि आप समझे हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स देगा हमें, उसको पावर टैरिफ हमने इतना बढ़ा दिया और जो ओवरऑल टैरिफ में इजाफा है वो तकरीबन जो है 57% का हो चुका है पिछले 3 साल के अरसे के दौरान। पेट्रोल की जो कीमत है, हमने देखा है कि इसमें 3 साल के दौरान तकरीबन पेट्रोल की कीमतों में, जैसा मैंने बताया कि 49% का इजाफा हुआ है। मजीद भी प्रेडिक्शन की जा रही है कि अब जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस मूवमेंट है, लेकिन उसके अलावा जो डिवैल्यूएशन हुई है उसका इम्पैक्ट आना है और फिर शायद कीमतें बढ़ने वाली हैं। लेकिन ये तमाम मामलात, ये तमाम अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा, इस पर हुकूमत की हिकमत अमली आखिर है क्या, ये सवाल उठाते हैं। बार बार इजलास होते हैं, वज़ीर साहब इजलास की सदारत करते हैं। कभी कहा जाता है कि कमिटीज़ बना दी गई हैं, कोऑर्डिनेशन कमिटीज़, वो जायज़ा रखेंगे अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का। कभी कहा जाता है टाइगर फोर्स को छोड़ देंगे हम, वो जाएगी और वो कीमतों को कंट्रोल करेगी। कभी ये कहा जाता है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर्स नहीं चाहिए। मैं सुनाता हूँ आपको, उन्होंने कहा था कि शौकत तरीन साहब को लाए इस वजह से हैं कि वो आकर कीमतों को कंट्रोल कर सकें। लेट्स हियर दिस के वज़ीर इमरान खान साहब ने क्या कहा था जब शौकत तरीन साहब को अपॉइंट किया था। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन को मैंने सिर्फ 2 वजह से लेके आया हूँ। एक कि इनकी जिम्मेदारी है कि कीमतें नीचे लेके आएँ, इन्फ्लेशन को रोकें, कीमतें रोकें। जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा सस्ता आज पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर बिक रहा है। हमने सिर्फ इसको सबसे नीचे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमें पता है कि लोगों के ऊपर बोझ और नहीं डाल सकते हम। फूड इन्फ्लेशन दुनिया में और पाकिस्तान में किधर गई है, ये हमें 2 हैं। ये ऊपर है पाकिस्तान की लाइन और ये नीचे है ये दुनिया के अंदर। ये ज़रा मुलाज़ा फरमाएं, पाकिस्तान फिर भी हम इसको इस तरह नीचे रख के बैठे हुए हैं। दुनिया की ये ज़रा कीमतें देखेंगे ये किस तरफ ऊपर जा रही हैं। मैं पहले तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम कोई दुनिया में कोई जजीरा नहीं है, हम जो दुनिया में होता है उसका इफेक्ट होता है हमें। तो बुनियादी सवाल है कि जो कीमतों में इजाफा हो रहा है उसकी वजह क्या आलमी कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज है या हुकूमत की अपनी कोताहियां, हुकूमत के अपने गलत फैसले? फिर जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, आप रजा बाकी साहब की स्टेटमेंट देखें। हमने जुमे को इस पर हफीज़ पाशा साहब और अकबर जैदी साहब के साथ प्रोग्राम किया था। वो बता रहे थे किस तरीके से ये बिल्कुल भी जिस बात की कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। ओवरऑल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, FPCCI, दीगर चैम्बर्स, उन्होंने कहा जी कि रिज़ाइन कर देना चाहिए गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी साहब को। और डॉलर को कहाँ से कहाँ, अगर मैं 4 मई 2019 का डेटा देख रहा था तो तकरीबन 141 पर डॉलर था, आज 175 क्रॉस कर चुका है। जब तक डॉलर ही नहीं, खुद इमरान खान साहब के बयान है मेरे सामने रखा हुआ है, जब वो कहते हैं कि क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो हमारा डिपेंडेंस है वो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर है,
इस वजह से हम कीमतों को इस वक्त कंट्रोल नहीं कर पाते, जो डॉलर बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है कीमतों पर, और जब तक हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे नहीं जाएंगे हमारे मसला ये रहेगा। तो खुद वज़ीर साहब डॉलर के बारे में पहले भी क्या कहते थे, जब हुकूमत में नहीं भी आए थे तब भी क्या कहते थे? रुपया जून 2013 में $1 $100 का आता था, $1 $100 का था। आज 2018 में $1 $125 का पहुंच गया है। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में $125 पड़ा था, आज सिर्फ $100 रह गया है। कौम गरीब हो गई है, कौम गरीब हो गई है, और कौम और गरीब हो गई। 2019 से लेकर अब तक 141 से 175 पर डॉलर पहुंच गया। ये रुकेगा कहाँ आखिरकार? रोकेगा कौन? क्या इंटरवीन करना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बनता है? अब नहीं बनता। क्या इस वक्त कोई और इदारा आके बोले उनको क्या आप इंटरवीन करें? कहाँ जाके? मेरे साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद हैं, माहिर टैक्स उमूर माशी उमूर के। डॉक्टर खाकान नजीब साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। आप एडवाइज़र भी रह चुके हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो हम इसका एडवाइज़र फाइनेंस मिनिस्ट्री के रह चुके हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हुए, इकरामुल हक साहब, क्या ये कौन रोकेगा इसको? ये तो एक फ्री फॉल चल रहा है और लग रहा है कि कोई ना कोई तवज्जो दे रहा है ना कोई सीरियस ले रहा है, और आज तो कोई जिक्र ही नहीं है कि 175 क्रॉस कर गया है। कोई ऐसा लगता है कि लैक ऑफ सीरियसनेस है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं है इस बात की, ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब। आहिस्ता आहिस्ता शायद लोग भी आदी हो गए हैं कि अगर ये इजाफा हो रहा है तो होता रहे, और फिर कहाँ जाकर रुकेगा और इससे क्या असरात होंगे उस पर भी हम बिल्कुल जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे। कल देखिएगा कि इसके बढ़ने से हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, जैसे वज़ीर आज़म मोहतरम खुद फरमाते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो नुकसान होता है कि फिर हमारी चूँकि एनर्जी की कॉस्ट जो है वो इतनी हायर होती चली जा रही है कि ना हम उससे अपनी चीज़ों की कीमतें तो नीचे लाना बहुत दूर की बात है, अब उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुसलसल ये बहस चलती रही कि आफ्टर ऑल आपने एनर्जी का जो मसला है उसको प्रायोरिटी पे हल करना था, उसका मिक्स ठीक करना था, लाइन लॉसेस थे, आपके चोरी के मसाइल थे, आपने लोगों की कीमतें बढ़ा के आप देखिए जिस रेट पे एनर्जी मिल रही है, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे घरेलू हो, तो बेचारे बिल भी नहीं दे रहे पाने की पोजीशन में है। और जैसे डॉलर और ऊपर जाएगा आपकी कीमतें जो है तेल की वो फिर बढ़ जाएंगी 15 दिन रोज बाद, हो सकता है उससे पहले ही अनाउंस कर दें। तो ये एक खतरनाक सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं, और इस सूरत हाल का मेरा ख्याल है बड़ी संजीदगी से जायजा लेना चाहिए, और उसके लिए जो भी हमें इकदाम करने थे फौरी तौर पर करने चाहिए, मगर इसके बारे में कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही है। और मुसलसल तो अब तो सर संजीदगी क्या, अब तो सर इसमें संजीदगी क्या है? आपने सुना है गवर्नर स्टेट बैंक का बयान, वो तो जानबूझ के पढ़ा रहे हैं ना ये, ताकि एक्सपर्ट्स को फायदा हो सके, ओवरसीज पाकिस्तानी को फायदा हो रहा है। वो कह रहे हैं इस पॉलिसी का फायदा हो रहा है बहुत से लोगों को, तो ये तो डेलिबरेटली हो रहा है सर, डेलिबरेटली मईशत को तबाह किया जा रहा है। इसका मतलब इसमें संजीदगी की क्या बात है? मतलब जाहिर है कि अगर चंद हजार लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कई मिलियंस का आप नुकसान करने को तैयार हैं तो ठीक है, इसको आप अच्छी पॉलिसी कह सकते हैं, मगर इसका आप अंजाम देख रहे हैं फिर क्या होगा। और बहुत से जो हमारे बाहर पाकिस्तानी थे उन्होंने यहाँ जो इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो जब वापस लेके जाएंगे 175 पे, तो उनकी आप देखिए इनको कितना नुकसान होगा। मेरा पाकिस्तान हाउसिंग सर्टिफिकेट्स को आज मैं अगर एफिलिएट शक्ल में उसे डॉलर खरीद के बाहर लेके जाऊं, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो किन को फायदा हो रहा है? वो भी डिसल्यूजन है। यहाँ कौन सी एफडीआई आ रही है, कौन से हमारे जो है वो अभी इन्फ्लोज जो हैं आएंगे। ज़ाहिर है लोग जो हैं वो बिल्कुल ही इस बारे में किसी किस्म का उनके ज़हन में कोई भी शुबा नहीं है कि यहाँ अगर स्टेबिलिटी नहीं आती तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। आप देख लीजिए इसका अंजाम जो है वो तो वही होगा जो हमें चारों तरफ नज़र आ रहा है। सही। और मैं डॉक्टर खाकान साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सिर्फ क्या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, क्या ये मतलब गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा कानून से बालातर होता है कि वो अपनी मर्जी से जब वो चाहें तो शरह सूद को 13% पे ले जाएं, डॉलर को जहाँ ले जाएं, वो क्या इससे फ़ायदा हो रहा है, पॉलिसी में जो है वो कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है, तो ही कैन डू एनी थिंग, ही कैन नॉट बी आस्क्ड? और क्या वो कानून से बालातर है? ये ऐसा पहले होता था या अब हो रहा है ये खाकान नजीब साहब, जिस तरह की हम पॉलिसीज देख रहे हैं? ज़ैफ़ान, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए 2019 में पाकिस्तान ने एक रिफॉर्म अंडरटेक किया था, और वो रिफॉर्म ये था कि पाकिस्तान मूव टू अ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। इसका मतलब ये है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो डिटरमिन करती है पैसे की
कीमत विज़ डॉलर फॉर एग्जांपल, और इसको कभी अगर एबरेशंस आ जाएं या ऐसी डिस्टॉर्शन हो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन करके इंश्योर करता है कि ये डिसऑर्डरली मूवमेंट में ना जाए। ये जो अभी आपको बढ़ता हुआ रुपया दिखाई दे रहा है, इसकी जो कलीदी वजह है वो ये है कि आपका जो तिजारती खसारा है पिछले 3 माह में 11.6 बिलियन डॉलर्स पे चला गया है। जब ये तिजारती खसारा बढ़ता है तो आपकी रुपए की जो कीमत है वो इसलिए कम होती है कि डॉलर की नीड बढ़ जाती है, इंपोर्टर्स डॉलर होल्ड कर लेते हैं, जो एक्सपोर्टर्स डॉलर होल्ड कर लेते हैं, इंपोर्टर्स की बाइंग नीड ज्यादा आ जाती है। सो बिकॉज ये थोड़ा सा मार्केट बेस्ड है, इसमें आपने एबरेशन देखी है। पर ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉलर जब 168 पहले हुआ था तो उसके बाद इसने 152 भी टेस्ट किया था, जब हमारे फंडामेंटल्स चेंज हो गए थे और हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप कम हो गया था। बट इट इज नाउ एक्टिंग लाइक अ बफर। और अगर आप तीसरे माह में देखें तो ऑल इज नॉट बैड न्यूज एक्चुअली। जो हमारा तिजारती खसारा है वो भी 500 मिलियन डॉलर से कम हुआ है और हमारा जो करंट अकाउंट है वो भी सितंबर में 300 मिलियन डॉलर से कम हुआ है। सो this is your first line of defense. Hopefully it is acting the way it should act because it's a new policy. तो हम शायद फील कर रहे हैं कि एबरेशन ज्यादा आ रही है, बट इन द लॉन्ग रन देखें आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकोनॉमी की, आपकी जो इन्फ्लेशन ट्रेंड्स हैं, ये सब डिटरमिन करेगी कि आपकी रुपये की वैल्यू क्या आती। That is realistically what is going on in the economy. जहां तक आपका ताल्लुक है कि स्टेट बैंक को ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट जरूर होना चाहिए और वो उस तरफ हम जा रहे हैं। पहले भी एक इस तरह की अमेंडमेंट हुई थी, पर उस पे एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो आपके इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट को डिटरमिन करती है और एक स्टेट बैंक का बोर्ड है जो कि ये देखता है। तो इट्स अ न्यू पॉलिसी रिजीम और इसमें आई थिंक एबरेशन ज्यादा आ गई है कंसिडरिंग के इकोनॉमी खुली है और उसमें एक खिंचाव सा आपको दिखाई दे रहा है। प्लस एक फंड प्रोग्राम भी है, उसमें भी आपको एडजस्टमेंट्स करनी सही है। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। इस ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, जो आप महंगाई के जो फिगर्स हमने शेयर किए शख्दोनोश के, इन पर आएंगे और आपको जो आगे होने वाला है उस तरफ भी बताएंगे कि किस तरह ये 70 साल रिकॉर्ड तो टूट चुका है महंगाई का, आगे क्या होने वाला है ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। आपको 3 साल का रिकॉर्ड बताया कि किस तरह कीमतों में इजाफा हुआ है। सब में ज़्यादा घी और तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, 133% का इजाफा हुआ है। पेट्रोल आपका 50% तकरीबन बढ़ गया है। बिजली के निर्स 57% बढ़ गए। मेरे साथ सोहेल वजाद साहब भी मौजूद हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं। एनर्जी पे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका ग्रिप है। मैं सोहेल साहब, क्योंकि वज़ीर साहब ने मेरे सामने बयान रखा है, उन्होंने कहा था कि हमारा जो है दैट शुड बी ऑन ऑल्टरनेटिव फ्यूल और ये सब चीज़ें। डॉलर पे मुझे पता है, पहले अभी ये मार्केट बेस मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, क्या है बातें इतनी दफा हो चुकी हैं, डॉलर बेस फलाना बेस, कहाँ जाएगा डॉलर? देखिए डॉलर ये सब आप ट्रक की बत्ती है। देखिए आपने IMF से एक एग्रीमेंट कर लिया, अब जो भी कर लिया गलत या सही, तो आपने इसलिए हफीज शेख साहब को महंगाई की कहानी दे के निकाल दी। अभी उनकी एक बाक़ियात बची हुई है, वो हैं हमारे गवर्नर स्टेट बैंक। अब गवर्नर स्टेट बैंक से आप क्या समझते हैं कि वो होशो हवास में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं, उन्होंने जानबूझ के ये कॉन्फ्रेंस की ताकि अवाम उसके पीछे लग जाए। अब इस वक्त बहुत बड़े, आप भी वही डिस्कस कर रहे हैं ना कि उन्होंने कहा कि जी रईस हो जाएंगे, जबकि खुद PM साहब को पता है, वो कितनी दफ़ा तकरीरों में कह चुके हैं जब डॉलर बढ़ता है तो अवाम गरीब हो जाती है, ठीक है, और महंगाई इतनी बढ़ जाती है। वो कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजेगा तो जो उसकी क़ुव्वत ख़रीद है वही हो गई, चाहे वो इन्फ्लेशन की वजह से वो 175 में वही ख़रीद सकता है जो पहले वो 140 में ख़रीदता था या 120 में ख़रीदता था। तो ये तो एक लॉजिकल, ये सिर्फ हमें, जैसे अब हमने 2 दिन मैच में गुजार दिए, 2 दिन इस पे गुजार देंगे आप लोग टीवी वाली, तो आपके लिए मसाला देते हैं ना मीडिया वालों के लिए। अब हम इंशाल्लाह 2 दिन गुजारेंगे तहरीक लब्बैक पे, लेकिन हमने मुल्क के मसाइल नहीं हल करने। देखिए मुल्क के मसाइल ईगो से या मसाइल क्रिएट करने से हल नहीं होते। यानी आप क्या करते हैं, एक मसला और क्रिएट करते हैं ताकि अवाम उधर लग जाए, महंगाई से हट जाए। मैं एलिब्रेट आ रहा हूँ ना, ये 172 175 हमने IMF से तय कर दिया था, मतलब 180 तय किया, वहीं पहुंच जाएगा। आज आप 176 पे पहुंच गए, 125 75 कुछ हो गया 80। तो ये इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मार्केट बेस में ये सब आपको देखिए कितने हमारे मुल्क के पढ़े लिखा आवाम, ये जो मार्केट बेस कितने लोग समझते हैं। मैं कहता हूँ मीडिया में कोई नहीं समझता मार्केट बेस क्या है।
या ये डॉलर रेट और पैरिटी, और ये कितने लोग समझते हैं इस मुल्क में। आप जो कहते हो बेचारा मान लेगा, बेचारा 70% अवाम तो आपके वहाँ में रहते हैं गाँव में, उन जो 30 यहाँ रहते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं। पढ़े लिखा पूरा बंदा जो समझता है इकोनॉमी को वो मुश्किल से 20 लाख होगा। और अब 50 ख़ानदानों को हमने सर्व करना है, गवर्नमेंट ने 50 ख़ानदानों को सर्व करना है, क्योंकि अगले इलेक्शन में ATM उन्होंने ही देना है पैसे। तो 50 अब पहले 22 थे, आप समझिए महंगाई क्यों हो रही है। 50 ख़ानदानों को सर्व, वो सब रईस हो रहे हैं, उनके इन्फ्लेशन से उन्हें कोई फर्क नहीं, बड़ा फर्क आपको पड़ रहा है। मेरे समझने से या आप हम समझे चले कि डॉलर, लेकिन ये आप एग्री हो गया, वज़ीर साहब समझते हैं कि क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब सब समझते हैं, लेकिन ईगो से हुकूमत नहीं चलती, गवर्नेंस से चलती है। अब गवर्नेंस उनके हाथ में नहीं है, तो अब या वो उन्होंने खुद लेना नहीं चाहते, तो आई डोंट नो कि हु इज एडवाइजिंग हिम, हु इज, अच्छा रोज एडवाइजर बदल जाते हैं, महंगाई के ऊपर हर चीज़ देखिए जिस चीज़ पे वो मीटिंग बुलाते हैं वो बेड़ा गर्क हो जाती है। आज तक है, जिस चीज़ का कमीशन बनाते हैं उसका कोई रिपोर्ट नहीं आती और महंगी हो जाती। चीनी पे कमीशन बुलाया महंगी हो गई, वीट पे बुलाया महंगी हो गई, बिजली पे बुलाया, पता मैंने आपको 10 साल पहले कहा था आप बिजली इस कीमत पे पहुंच जाएगी, अगर आज आपने कुछ नहीं किया। 10 साल गुजर गए ना, हमसे किसी ने पूछा कि भाई आपने किस वजह से कहा था, और आज भी मीडिया ये कहती है अच्छा महंगी हो गई तो बस ठीक है महंगी हो गई। ये तो कोई बात ना हुई ना, जब हम 10 साल पहले बता चुके हैं, हम हाइंडसाइट पे थोड़ी बता रहे हैं। आप लोगों ने भी वो मौजू छोड़ दिया, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी अब जब बिल्कुल ही सड़क पे ख़त्म हो जाएगी ना, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि जब आपके भी यहाँ इसके गेट के ऊपर लोग नारे लगा रहे होंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। देखिए वी आर टोटली गेटिंग इनटू, हम एक एजेंडा है दुनिया का, पहले आप समझ लें, दुनिया का एजेंडा है कि हमारे न्यूक्लियर उन्होंने हमसे किसी न किसी तरह से ख़रीदने या अपने काबू में करने, जो अभी तक नहीं हो सके। कई दफ़ा फिज़िकल कोशिश की गई, कई दफ़ा स्ट्रेटजिकल। अब उन्होंने कहा कि इनको इकोनॉमिकली इतना जलील ख्वार कर दो कि मजबूर हो के अब आप क्या बेचेंगे। डैम आप बेच चुके, एयरपोर्ट आप बेच चुके, फिर सड़कें आप बेच चुके, अब आप किस चीज़ पे पैसा लाएंगे जब बैंक करप्सी होने लगी। तो वो कहेंगे यार ये हमारे हवाले कर दें, हम आपको 200 मिलियन दे देते हैं, 300। तो देखिए ये जो है ना, अब IMF के आप चुंगल से जब तक नहीं निकलेंगे, ये महंगाई सब मैं ये बात, क्योंकि आपने अभी, मैं थोड़ा सा, मैं जरा खुल के बात कर रहा हूँ, देखिए खुल के बात की है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने जो बात की है ना सर, उसकी क्लैरिटी थोड़ी सी हम और चीजें, आपने तो क्लैरिटी से बात कर ली। खाकान अजीज साहब, आप कह रहे थे मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, सर अभी सोहेब आजाद साहब कह रहा हूँ ये थ्योरी है, ये जो खाकान अब्बासी साहब है ना, इनसे खाकान नजीब साहब, इनसे मेरी बात हुई थी। खाकान नजीब साहब आप फरमाइए, जब हफीज शेख साहब थे, मैंने इनसे कहा कि, तो इन्होंने वहाँ फोन के ऊपर हफीज शेख साहब को बताया कि नहीं ये तो सर्कुलर डेट दिसंबर में 0 हो जाएगा। सोहेल साहब गलत कह रहे हैं आपको। मैंने कहा मेरा डिनर है हफीज शेख साहब सिंध क्लब में, मैं बैठा हुआ था, और शाहिद फिरोज साहब मेरे गवाह हैं इस बात के, और ये टेलीफोन पे, तो उन्होंने लाहौर जा रहे थे, इनसे फोन पे बात, डॉलर की बात, मार्केट बेस, ये सब मुझे बता दें सर, क्योंकि ये बड़ा यहाँ पर एक सवाल है अहम तरीन, और बहुत से इकोनॉमिस्ट सोहेब आजाद साहब जैसे हैं, मैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब को भी कोट करता हूं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमने IMF से रेट सेट कर दिया है और हम उन कंडीशंस को ही फॉलो करते हुए इसको लेकर जा रहे हैं। बिजली का भी यही है, बिजली का भी है, गैस का भी यही है, पेट्रोल का भी यही है। मैकेनिज्म समझा रहे थे हमें सर, तो ये क्या है फिर? ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, ये रेट सेट है, ये हम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये चल क्या रहा है आखिरकार? खाकान साहब देखिए, जब IMF से निगोशिएशन होती है तो ऑब्वियसली डेटा पे बहुत बात होती है। जब डेटा पे बात होती है तो ऑब्वियसली सर्टन असम्पशंस ली जाती हैं जिनके बिना पर आपकी एक मॉडलिंग क्रिएट होती है। उसमें रेट ऑफ एक्सचेंज भी शामिल है, कंसिडरिंग कि आपके फंडामेंटल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने आपको फिर गुजारिश की है कि आपने चूंकि एक एलिवेटेड लेवल ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट देखा है, सो ऑब्वियसली देयर इज अ हायर डिमांड फॉर द डॉलर। ये जो इनका मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फिस्कल, ये इसमें जो 2019 है, जनवरी 2019 का नंबर है, वो 172 उन्होंने कोट किया IMF ने अपनी रिपोर्ट में। दिस इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स आप कह रहे हैं, यानी जो आपका डेफिसिट है, जो आपका आउटलुक है इकोनॉमिक, उसकी बुनियाद पर उन्होंने 172 कह दिया था 19 में कि ये होगा। मुझे मौका दीजिए इस पे बात करने। यही बात है खाकान साहब। देखिए ये सारा कुछ जो है इस पे बेस करके एक ज़रूर नंबर लेके ये क्रिएट किया जाता है, जो सारे टेबल्स 1 to 9 वहाँ पे क्रिएट होते हैं। बट दैट डजंट मीन कि ज़रूरी है कि ये उसी तरह बिहेव कर रहा हो। अगर पिछले 3 माह में एक एबरेशन आपको नज़र आ रही है, उसकी वजह ऑब्वियसली एलिवेटेड लेवल ऑफ करंट अकाउंट एंड ट्रेड अकाउंट ज़रूर है। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसकी और भी वजह है जिसमें आपने ये भी सुना है कि जियोपॉलिटिकल हालात की वजह
वजह से अफगानिस्तान में 10 to 15 मिलियन डॉलर्स जो है वो जा रहा है, जो कि पहले it was the reverse. So there is a pull there also. So everything said and done. But what Suhail Saab is saying is fundamentally true. आपको अपनी इकोनॉमी का फंडामेंटल रिफॉर्म करना है अगर आपने आगे बढ़ना है। जैसे कि अगर आपकी एग्रीकल्चर मैं माजरत के साथ हकान साहब, मुझे मौका मैं एक बात माजरत के साथ हकान साहब देखें, मैं एक ज्यादा बर्दाश्त माजरत के साथ कहना चाह रहा हूं, फंडामेंटल रिफॉर्म करने से पहले हमें अपनी कौम को तो सच बताना है ना कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं। यानी हम फंडामेंटल्स की बुनियाद पर डॉलर बढ़ा रहे हैं या हम जानबूझ के किसी टारगेट को मीट करने के लिए डॉलर बढ़ा रहे हैं? पहले क्लैरिटी तो ये चीज मैं सच बताने देना, आप 2 मिनट चुप तो हो ना। एक सेकंड में इकराम साहब का भी मौके ले लूं इस बात पे कि वो क्या कहते हैं। वो तो पहले से बोल रहे हैं, मैं तो अभी आया हूं। ये डॉलर के ऊपर सर आपने जो बात की इकराम, मैं इकोनॉमिस्ट में से ज्यादा इकोनॉमी जो है ना, सर आप बिल्कुल ये मतलब क्या अगर फजूल में बुलाया तो मैं चला जाता हूं। नहीं सर बिल्कुल आपसे बात करो। इकराम उल हक साहब, आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? खाका नजीर साहब ने जो बात की है इस पर, इकराम उल हक साहब। जी, मेरा ख्याल है कि कुछ हकायक जो हैं वो मद्देनजर रखने होंगे कि क्या वाकई हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स दुरुस्त हैं कि नहीं है। अगर हम इसी विशेष सर्कल में रहेंगे, डॉलर ऊपर जाएगा, फिर हमारे कर्जों की जाहिर है कि उसी रेशो से आमदनी बढ़ जाएगी, फिर हमारा उसी रेशो से हमारी डेट सर्विसिंग बढ़ जाएगी, डेट सर्विसिंग बढ़ जाएगी तो हम डिफेंस भी कर्जे पे लेंगे। अब अगर ये मौका आ जाए कि हमारा सारा जो कर्जा है वो इतना बढ़ जाए कि उसकी डेट सब्सिडी के ऊपर ही हमारा पूरा रेवेन्यू खर्च हो जाए, तो फिर डिफेंस कहाँ से हम पूरा करेंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी बन रहा है। तो हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि एक तरफ लोग पिस रहे हैं, आप कीमतें बढ़ाई चले जा रहे हैं, आप जितनी फूड इन्फ्लेशन हो गई है और आम लोगों को आपकी इकोनॉमिक टर्म से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं भी यहाँ टोटल प्रोडक्टिविटी फैक्टर को लेकर, फिर मैं ग्रोथ को लेकर, फिर मैं पर कैपिटा को लेकर मैं भी ऊंची ऊंची बातें कर सकता हूँ, मगर वो कहेंगे जनाबे वाला ये मईशत दान आप जो है अपने घर रहे, हमें तो रोज की दाल रोटी नहीं मिल रही है। आज गोश्त की कीमत कहाँ है, आज दूध की कीमत कहाँ है, आज ईटेबल्स की कीमत कहाँ है? तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको इस बारे में? देखिए इन प्रिंसिपल बात वही है, फंडामेंटल से पहले मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे यार, एक घंटे से आप मैं पहले बात सुन ले मेरी। IMF की टीम में मैं खुद नेगोशिएशन में रहा हूँ मुशर्रफ साहब के दौरान। किस वक्त हम IMF से निकले थे आपको याद है? मुशर्रफ साहब निकल गए थे ना, मैं खुद था उस टीम में जिसने निकाला था। क्या मुज़ाकरात हुए थे? अब सुने आप सुने ना, शौकत साहब बैठे थे, मैं उनके साथ बैठा था। उन्होंने कहा कि जी आप ये ख़त्म करें, आप ये ख़त्म करें, ये ख़त्म करें। हम उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप बिजली बढ़ाएं, पानी बढ़ाएं। उन्होंने कहा आप ये सारी चीज़ों को, इकोनॉमी को एक बास्केट में लेके आएँ, लोअर बास्केट बनाएं, हायर बास्केट, और इनको सही कर लें आप। ये सारे इंडिकेटर्स वो कभी भी नहीं कहते बिजली कहाँ तक पहुँचाओ, डॉलर कहाँ तक पहुँचाओ। वो क्या कहते हैं, भाई आपका रेट सही नहीं है, आपसे मैच नहीं कर रहा, आप प्लीज़ उसे मैच करें। तो आप देखें ना कि कहाँ मैच नहीं कर रहा, आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, आप कहेंगे भाई एक्सपोर्ट हम बढ़ाते हैं, हम बिजली की कीमत कम करते हैं, सर्कुलर डेट ख़त्म करते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप सर्कुलर डेट ख़त्म करते हैं, वो कहते हैं आप बिजली की कीमत इसलिए बढ़ाएं कि सर्कुलर डेट आपका बढ़ रहा है। वो आप अगर सर्कुलर डेट कम करना शुरू करते हैं, वो कहेंगे बिजली की कीमत कम करना शुरू कर दो। आप जो देते हैं, ये क्या कहते हैं, सब्सिडी, वो कम कर देंगे तो वो आपकी कहेंगे आप पेट्रोल भी कम करते हैं। आप ये वो कहीं भी आपको कोई इंडिकेशन नहीं देते। ये हम आधा सच और आधा झूठ बोलते हैं। वो ये सिर्फ वो 180 का नंबर हमारे लोग खुद जाके बोल देते हैं कि हम 180 पे ले जाएंगे। हम बोल देते हैं, हाँ, वो नहीं कहते, वो ये कहते हैं आप पूरी इकोनॉमी के फंडामेंटल सही करें तब हम कर्जा देंगे। देखिए आप बैंक जाते हैं, आपने कभी कर्जा लिया है अपनी बिजनेस के लिए, तो आप उसमें दिखाते हैं ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। तो वो ये कहते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद आपसे इस बात को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं। बड़े अहम सवालात हैं और ये बड़ी अहम बातें हो रही हैं कि सच्चाई आखिरकार क्या है डॉलर के पीछे। इस ब्रेक से हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलें नाज़रीन बड़े अहम सवालात हम उठा रहे हैं। आखिरकार बार बार हमें कहा जा रहा है ये कमेटी बना दी, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी, ये प्राइस कंट्रोल कमेटी बना दी, हमने हर चीज करके देख ली है। मैं सर इंट्रो एक सेकंड नहीं, जहां आपका फॉरेन एक सेकंड इंट्रो कर दूं। ये तमाम चीजें बना दी कमेटी, डेट कमीशन जो आप कह रहे हैं बिल्कुल बना दिया, क्या क्या कर दिया, तो डेट है कहां? लेकिन महंगाई कंट्रोल के नहीं हो रही है और बार बार दावे करने के बावजूद कुछ ये हुकूमत आखिरकार जानबूझ के आवाम से सच छुपा रही है। मामला है क्या मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म? आज 175 क्रॉस कर गया डॉलर
और आखिरकार हुकूमत सोच क्या रही है, किस चीज़ का इंतजार है, ये सवाल हम उठा रहे हैं। सुहेल साहब, मैं एक बात आपने दौरान गुफ्तगू की थी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा एक जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बाक़ियात हैं। जी जी बिल्कुल कह रहा हूँ। आप किसको कह रहे थे? रज़ा बाकर साहब जो हैं वो हार्वर्ड में पढ़ाते थे, वो जो हफीज़ शेख साहब थे ये उनके शागिर्द हैं एक तरीके से, तो इनको वो अपने पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे लाए थे। वो गवर्नर स्टेट बैंक बन गए तो उन्होंने एक दफ़ा कोशिश भी की कि गवर्नर स्टेट बैंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी ऊपर निकल जाए। पता है ना आपको, एक कोशिश हुई थी, बिल चुपके से रात को डाला गया था जो पकड़ा गया है ना। अगर ना पकड़ा जाता तो आपके स्टेट के अंदर स्टेट बन जाती, समझ आई। जिसके बाद ये सारा ड्रामा हुआ, हफीज़ साहब चले गए, ये रुक गए, उसमें हफीज़ साहब ने अपनी कुर्बानी दे दी, बाकर साहब को छोड़ गए। अब बाकर साहब बकिया काम पूरा कर रहे हैं जो उन्हें करना है, लेकिन बाकर साहब क्या, आप मेरी बात सुन लें, अभी भी कानून से बाला तर है मैं नहीं मेरी, अगर आप मिसाल सुन लेंगे ना, बीच में टोके नहीं ना थोड़ी देर, तो DGISI से ज़्यादा है बाकर साहब? नहीं, क्यों नहीं है? बिल्कुल। तो आपने DGISI तो इतने दिन पेंडिंग किया, बाकर साहब की क्यों नहीं आप इस एक्सप्लेनेशन लेते? क्यों यही नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूँ। वो इसलिए नहीं लेते कि IMF की बैकिंग, आप इतना कर्जा ले चुके हैं और इन्होंने उस हालत में ला के हमें खड़ा कर दिया है जहां पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पूछेंगे तो IMF बंद कर देगा। अच्छा, 1 बिलियन के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं, 1 बिलियन रुपए के लिए आप ये जलील हो रहे हैं, कितना देगा? कितनी रिलीज करनी है? 1 बिलियन टोटल 6 बिलियन। और रिलीज कितनी करनी है उसने इस वक्त, जिसकी नेगोशिएशन 1 बिलियन। समझ गए ना आप? 1 बिलियन रुपया आप एनर्जी में एक साल में बचा सकते हैं, 10 बिलियन, लेकिन आप नहीं बचा रहे क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं सारे। कर्जों में इजाफा हो गया है। नहीं, वो एटीएम आप सब झूठ बोलते हैं, IPP पे हमारे मजबूरन देना, सब झूठ बोलते हैं। मैं आज टीवी पे बोल रहा हूँ, अगर आपकी हिम्मत है तो चला दीजिएगा। सब झूठ बोलते हैं कि IPP जो है ना उसका हम नहीं कर सकते कुछ भी, ये कि माहदे हम नवाज शरीफ कर गया गलत और हम आज दे रहे हैं। नहीं, आपके अंदर हर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता ही नहीं जिसमें एग्जिट क्लॉज ना हो, जिसके अंदर दूसरे की भी जिम्मेदारी ना हो, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में 1 मिनट में चैलेंज हो जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट में, जहां वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इज बोथ साइडेड, विन विन सिचुएशन होती। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि विन विन करनी है, और अगर किसी ने वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, वो किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज करें 1 मिनट में स्टे हो जाएगा, लेकिन कोई करता ही नहीं है। GDIC, JIDC पे किसी चीज पे कोई नहीं कर। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि IPP ने ये करना है तो आपने ये करना है, आपने ये करना है। IPP तो कुछ करता नहीं, आप उसके पैसे दिए जा रहे हैं क्योंकि आपने ATM बनाया हुआ उसे। यार ये सब मैं सब समझा के आया हुआ हूं हुकूमत को। मैं आज खुलेआम इस पे बोल रहा हूं तंग आके कि मैंने 25 दिन इस पे काम किया है, वहां बैठ के एक आदमी को एक चीज समझाई, उसका उल्टा हो गया सारा। क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे पकड़वाएंगे बस और कुछ नहीं होगा। ये तो सब कहानियां सुना रहे, किसी में हिम्मत ही नहीं है बात करने की। इस मुल्क में काफी जैसे सब लोग जो है ना अल्लाह का नाम लेते हैं और अल्लाह की मानते नहीं, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह की मानते नहीं, हजूर से मोहब्बत करते हैं, हजूर की मानते नहीं। सच बोलो यार, सच बोला सही। मैं यही बात तो करना चाह रहा हूँ। सच बोले महंगाई खत्म, सच बोले डॉलर नीचे, सच बोले सर्कुलर डेट। महंगाई की वजह क्या है? सर्कुलर डेट बजट में क्यों नहीं है? सर्कुलर डेट सर ये जो महंगाई की वजह है बिजली की। आप सही कह रहे हैं। अशिया खुर्दनोशी जो कीमतें हैं इस पे हुकूमत कहती है कि दिस आर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। ग्लोबल कमोडिटी जब पेट्रोल बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगी, बिजली बढ़ जाएगी तो प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी। आप समझ ही नहीं रहे, बेसिक एनर्जी है इन सब की कीमत बढ़ने के पीछे। एनर्जी का ट्रैक्टर किस चीज से चलता है? ट्यूबवेल किस चीज से चलता है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं हुकूमत कह रही है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इज द रीजन। हर जगह की सिचुएशन, हर जगह की सिचुएशन अलग होती है। इंटरनेशनल प्राइसेस नहीं सर, हर मुल्क की मईशत अलग तरीके से। जिस वक्त ग्लोबल, जब वो लोग अय्याशी कर रहे थे तब हम क्यों नीचे जा रहे थे? नहीं, तब हम क्यों जा रहे थे नीचे? आपको जिस वक्त जो एग्जाम्पल सूट करती है वो आप ले लेते हैं। ये कोई कानून है? यानी पहले वो अय्याशी कर रहे थे, हम बदमाशी कर रहे थे, तो उस वक्त भी हम कह रहे थे कि जी देखें हम ये यार ये थोड़ी तरीका। तो उस वक्त आपकी इंटरनेशनल नहीं थी, जब सारी दुनिया अच्छा काम कर रही थी, आप बुरा कर रहे थे। आज से 2 साल 3 साल पहले तो उस वक्त क्या था? वो क्यों बुरा कर रहे थे? उस वक्त भी आप यही लॉजिक देते थे, बेतुकी उस वक्त कोई और लॉजिक देते थे। ये बत्ती है मेरे भाई, सब झूठ बोलते हैं इस मुल्क में। अच्छा, ये आपने जो सच बोला है, एक भी ऐसा नहीं है जो सच बोले। मैं आपको बताता हूं, ये सब मसनूई है, डॉलर और ये सब यही आप बोल रहे हैं ना कि आर्टिफिशियल है। लेकिन सर ये जो लॉजिक दी जा रही है, अभी सोहेल साहब जो बात कह रहे हैं, फिर इस लॉजिक से सवाल ये उठता है कि क्या ये आलमी कीमतों में इजाफा, जो बार बार हुकूमती वजीर मैंने अभी आपको इमरान खान साहब का बयान सुनाया था, खाकान साहब, वो कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतों में इजाफा है दैट इज द रीजन।
और ये रीजन है जो हिट कर रहा है, बार बार वुज़रा भी हमें आके ये बोल रहे हैं, ये हमारी अपनी कोताहियां हैं जिसका इंपैक्ट हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों कर रहे हैं? चावल हमारे मुल्क में बनता है, दाल हमारे मुल्क में बनती, सब बनती, तो महंगाई कहां से आ गई? खाकान साहब आपका क्या इस पे मौकिफ है? खाकान नजीब साहब, एग्रीकल्चर कंट्री हम कह रहे हैं, हमारी कमोडिटीज बाहर से आ रही खाकान साहब जी, चाहे जो भी आए। खाकान साहब अब तक आवाज आ रही है अगर से तो बताएं सर। जी 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 सर, देखिए इसमें कई आंसर हैं जिसकी वजह से इस वक्त इन्फ्लेशन जो है, जस्ट टू गेट द नंबर्स राइट, क्यूमुलेटिवली 3 साल में 30% इन्फ्लेशन है, सीपीआई का नंबर है जो हुआ है पाकिस्तान। अब आप इसकी कई वजूहत है। एक तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज इन अ सप्लाई कंस्ट्रेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। उससे ये हुआ है कि क्रूड की प्राइस जो है 40 से इस वक्त $85 है, कोल 300% बढ़ गया है, वीट की प्राइस में सिर्फ इस साल में 22% इजाफा है और पाम ऑयल की प्राइस में 63% इजाफा है। पर इसके साथ साथ चूंकि हमारी रूपी की रिवैल्यूएशन हुई है और उसका भी इम्पैक्ट आया है, सो ये तो पास थ्रू हुआ है जो इंटरनेशनल प्राइसेस का जिसकी बात आपने की। नंबर 2 ये हुआ है कि इस साल शुगर केन, कॉटन, राइस, वीट, दालें, ये सब कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ा है बिकॉज हमारी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो अच्छा नहीं रहा। और वो क्यों नहीं रहा सर? खाकान साहब वो क्यों नहीं रहा हमारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल है? यानी हमारी अपनी कोई कोताही थी यहाँ पे जिसकी वजह से ये हुआ? क्या हुआ ये इंटरनेशनल लोगों ने आके हमारे खेत तबाह कर दिए। जी खाकान साहब, सो वो अच्छा चूंकि वो नहीं रहा तो ऑब्वियसली हमारी डिपेंडेंस जो है वो बढ़ गई है कि जो इंटरनेशनल पास थ्रू आ रहा है वो हमें पास थ्रू करना पड़ रहा है। मतलब एटलीस्ट आप बोलें तो सही, बोले ना एग्रीकल्चर कंट्री है, क्यों नहीं बोल रहे आप? अच्छा, और ये इकराम साहब आप क्या समझते हैं दोनों रीजंस पे कि ये जो कहते रहते हैं कि ग्लोबल कमोडिटी क्राइसिस है, क्राइसिस आ गया इंटरनेशनल और ये सप्लाई शॉर्टेजेस हैं, ये सब कुछ है, या फिर ये तो हमारी अपनी सप्लाई एग्रीकल्चर कंट्री है ना, तो फिर हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं ये सब कुछ? कि दाल हमारी 76% महंगी हो गई है, हमारी इस वक्त जो आटे की कीमत 52% चली गई है ऊपर, चीनी की कीमत 84% ऊपर चली गई है 3 साल में। इकरामुल हक साहब क्या वजह है? कि देखिए अगर हमने अपनी ज़राअत पे तवज्जो दी होती, अपनी कॉस्ट और अपनी प्रोडक्शन को, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया होता तो आज हम तो बाहर के मुल्कों को ये एक्सपोर्टेबल सरप्लस दे सकते थे। अगर हमने अपनी ज़राअत ही को ठीक कर लिया होता तो आज हम इस स्केर्सिटी का शिकार न होते और एक ज़माना देखे कि हम अपनी ज़रूरियात पूरा करके बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे। आज हम वही इजलास जो है वो बाहर से मंगवा रहे हैं। इंडिया की 7% बढ़ गई है, दूसरों को इल्जाम देंगे। डॉक्टर साहब बात प्लीज कंप्लीट करें। डॉक्टर इकराम साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ है। लास्टली अगर कुछ देखिए, इंडिया ने जब हम लोग थे तो हमारे यहाँ से स्मगल होता था अनाज डालें इंडिया को ना, इंडिया ने उसके बाद अपनी एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए, उनकी इस वक्त यील्ड हमसे 7 टाइम्स है। यानी मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, लेकिन हम जो यील्ड पैदा करते थे जिन कमोडिटीज़ में वो 7 टाइम्स इंडिया की ज़्यादा है। हमने 7 टाइम नीचे आ गए। हम जो उस वक्त पैदा करते थे जब हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी या नहीं थी, उस वक्त भी हम इस वक्त से ज़्यादा करते थे। अब हमने पता नहीं क्या किया।